Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बॉम्बे एक बहुत ही अजीब सा शहर है। यहाँ का अकेलापन यहाँ की ऊंची इमारतों की तरह है, जिन्हें आप देख तो सकते हैं लेकिन छूने के लिए वक्त नहीं। बॉम्बे में कभी किसी का घर नहीं होता। ऐसा लगता है कि सब एक अजीब सी दौड़ में लगे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन कहीं जा रहे हैं ये हम सबको मालूम है। एक और खासियत है बॉम्बे की, बॉम्बे आपको रिश्ते भुलाने लगता है। आप घर, गाड़ी और पैसे से एक ऐसा रिश्ता बना लेते हैं कि आप बस रोटी के साथ नाश्ता, कपड़ों के साथ दोपहर का खाना और मकान के साथ लिपट के सो भी जाया करते हैं। और एक ऐसी ही दौड़ में थी मैं, अपने अकेलेपन से छुप कर जैसे कहीं भाग रही थी। और ऐसी ही एक ऊंची सी इमारत में मैंने घर भी ढूंढ लिया। उस बिल्डिंग में रहते रहते मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, यहीं बांद्रा की ही बात है। लेकिन प्रॉपर बॉम्बे स्टाइल में मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। शायद सुना होगा आप लोगों ने कि जिंदगी में आप अपने दोस्त खुद चुनते हैं, आप अपने दुश्मन भी खुद चुनते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी सिर्फ ऊपर वाला ही चुनता है, और समटाइम्स बिल्डिंग का मैनेजर, डिपेंडिंग। एंटी सोशल हूँ मैं थोड़ी, मुझे दोस्ती करनी नहीं आती, और अगर कभी गलती से दोस्ती हो भी जाती है तो वो दोस्ती निभानी नहीं आती। बाहर जाती हूँ तो सिर्फ काम से, घर आती हूँ तो काम से थक कर। इसी भाग दौड़ में अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में जब एक शख्स ने मुझसे बात करनी चाहिए तो मुझे लगा लाइन मार रहा है। स्ट्रेंज डेंजर। आशिकों की भी कोई कमी नहीं है बॉम्बे में, तो थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है। और उसने टिपिकल आशिक स्टाइल में कहा, कभी आपको कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। एंड आई थॉट कितनी घटिया पिकअप लाइन है। मैंने बात को कट शॉर्ट किया, और उस बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि वो शख्स मेरे घर के ठीक ऊपर रहता है। कुछ हफ्तों बाद उस शख्स ने फिर मुझे अकेले एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा। मेरा एक ऑडिशन था, और क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मैं एक ट्राइपॉड से स्ट्रगल कर रही थी। बैल्कनी का हल्का छोटा सा एरिया था, वहाँ पे ट्राइपॉड सेट करने की कोशिश कर रही थी। और उसने ऊपर से मुझे देखा और कहा कि अगर आज आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताइए। और मैंने कहा नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हंसता ही रहा बोलते हुए, लेकिन उसके चेहरे पे ना कोई छल ना कोई कपट। और एक औरत होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब किसी के दिल में पाप होगा, एक औरत का दिल उसको भाप लेगा। दिस इज दिस सिक्स्थ सेंस दैट वी ऑल हैव। लेकिन उसके चेहरे पे सिर्फ एक हंसी थी, और उस दिन मुझे लगा कि मे बी जेन्युइनली ही इज़ ऑफरिंग हेल्प, वो मेरी मदद करना चाहता है। लिफ्ट में तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं था, तो उस दिन मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया। मैंने कहा, बाय द वे आई एम फाइन, मैं अपना रिकॉर्ड कर लूँगी, माई नेम इज़ प्रिया, इफ़ यू एवर नीड हेल्प लेट मी नो। एंड ही वॉज लाइक, ओ माई नेम इज़, और मैंने कहा नो आई विल कॉल यू ऊपर वाला। और शायद ऊपर वाले ने ही भेजा था उसे। अकेली रहती हूँ मैं इस शहर में, और बीमार बहुत ज़्यादा पड़ती हूँ, लेकिन खुद को संभाल भी लेती हूँ। उस दिन मैं एक शूट से नायगांव से बांद्रा बहुत लेट वापस आई, और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे बुखार हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा बुखार हो रहा है। तो दवाई लेके मैं सो गई। देर रात अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग जब मेरी नींद खुली तो मेरा बदन इतना गर्म था कि मैं खुद भी थोड़ी परेशान हो गई। किसी तरह से मैंने थर्मोमीटर लिया, एंड आई रियलाइज दैट आई हैव गॉट 104.5 डिग्रीज। आई डोंट थिंक मुझे कभी इतना हाई टेम्परेचर हुआ हो। एक आधा दोस्त थे मेरे जिनको कॉल किया, किसी ने उठाया नहीं क्योंकि इतनी रात हो रही थी। और फिर मुझे लगा कि शायद आज मुझे सिर्फ ऊपर वाला बचा सकता है। किसी तरह से बुखार में तपते शरीर से मैं इंटरकॉम की तरफ गई। वैसे बॉम्बे में घर भी बहुत छोटे होते हैं, तो 4x4 का कमरा ही था मेरा। तो किसी तरह से मैं इंटरकॉम पे गई और मैंने कॉल किया। मैंने कहा पता नहीं उठाएगा नहीं उठाएगा। उसने उठाया और मैंने कहा, यू नो व्हाट, आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आई थिंक आई माइट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। वो नीचे आया एक पड़ोसी के तौर पर। ना कोई दोस्ती, ना कोई प्यार, ना कोई रिश्ता, सिर्फ मेरे घर की छत और उसके घर की ज़मीन एक दूसरे को कई सालों से जानती थी। अगले कुछ घंटे उसने मेरी बहुत सेवा करी, निस्वार्थ, निष्पक्ष, निर्मय। जैसे एक माँ अपने बुखार में तपते हुए बच्चे की सेवा करती है। ट्रस्ट मी, उसने ठीक उसी तरह सुबह 6 बजे तक लगातार मेरे ऊपर ठंडी पट्टियाँ रखी।
नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट्स किए एंड डॉक्टर ने कहा कि आई गॉट मलेरिया एंड दैट्स द रीज़न कि फीवर इतना ज़्यादा था। कुछ हफ्तों में ठीक हो गई मैं। उस बीच में पुराने दोस्त भी मिलने आए, एक आधा ने फ़ोन कॉल की, लेकिन उस ऊपर वाले ने उस रात मुझे एक नया रिश्ता सिखला दिया। और वो रिश्ता था उन दीवारों का जो हमारे घरों के बीच में तो होती हैं, हमारी सरहदों के बीच में भी होती हैं, लेकिन हमारे दिलों के बीच में नहीं होती, इंसानियत के बीच में नहीं होती। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ बॉम्बे शहर की और उस ऊपर वाले की, क्योंकि दोस्त अगर ज़िंदगी में ना भी हो, प्यार और परिवार आपकी ज़िंदगी में ना भी रहे, ज़रा अपने बगल में देखिए, हम सबका एक पड़ोसी है। थैंक यू। Lovely. Priya. Wasn't that amazing? That was so powerful. And you know, हमारे इस कहानी को लेकर बहुत सारी सेरेंडिपिटी हुई है और आज आपने मुझे वापस याद दिला दिया कि कितनी सेरेंडिपिटी हुई है। जब मैं बाद में स्वानंद का लिखा हुआ पोएम सबको सुनाऊंगी, आपको इस बात का एहसास होगा कि ये कैसे सेरेंडिपिटी की बात कर रही हूँ मैं। What would you like to share, Anya? What would you like to tell us this evening? I think I must be among the 5 youngest people in this room, I'd assume. Yeah, I'm very upset about that, but I guess you are. You know, there was a time when I was the youngest person in the room everywhere I went. I see a baby here, so I'm not going to assume I'm the youngest. Okay, you are the second youngest. There's Dishita, who's exactly 5.5, 6. Say hi, Dishu. Hi, Dishita. So I think I'm speaking for Dishita and I when I say that stories like these are important to generations like mine. My Hindi is not really good, but I think the incredible thing about humanity is that it exceeds over languages. And you know, people who may not speak the same language could still share humanity, could still share moments that connect us. I think over 70 years ago, Rabindranath Tagore had a piece called Where the Mind is Without Fear, where he said, where our mind isn't separated by narrow domestic walls. And as a young girl, maybe around the age of 13 or 14, I remember reading that and it really sticking with me. Every boundary that this world has been selected by humans, has been man-made, but the one thing that boils us down is that we're humans. I remember reading this quote just a few weeks ago, which says, I wonder if the gods speak of us. I wonder if they know we don't speak to each other because of them. And I thought it was really thought-provoking, especially with the kind of current socio-political state we have in India. I see so many of these news hour debates where we're questioning humanity, we're questioning the very cause and motive of different actions taken by people, and you'll be seeing different kind of people sitting, watching it together. You'd see different ages, you'll see different genders, you'll see people identify as different things, bonding over the very idea of being optimistic and being hopeful of a better world. When I read that quote, I was discussing it with a few more poets, and we were wondering, would God be proud of how we've immortalized them? Would God be proud of how we've kept them alive? How we've chosen bloodshed over food fed, how we've chosen to bleed instead of feel, how we've chosen to be separated rather than to be a family. I see different people representing us at different larger platforms, and the people who really want to make it there, people who want to connect us, are making it to platforms that really need to make the change. So conversations like these, I feel, are so important because as a young girl, we've been taught to pick our identity. We've been taught to be vocal, loud, proud. But the one thing that we can't choose to be is human. So I think it's about time that this generation and the coming generations are raised first and most forwardly as humans rather than an identity of gender or religion or ethnicity. Because at the end of the day, that's what we are, human, our human identity, our humanity. Thank you. Thank you, Aranya. That was very powerful.